भूख एक ऐसी तड़प है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। जब पेट में आग लगती है तो इंसान जहर भी खा लेता है और मौत के कुएं में भी उतर जाता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की भूख का फायदा उठाकर अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो इंसान नहीं होते, हैवान भी नहीं, वो कुछ और ही होते हैं, अंधेरे से भरे हुए, सड़े हुए। ये कहानी है एक ऐसी भूख की जो सिर्फ रोटी की नहीं थी बल्कि इंसानियत की थी। एक ऐसी भूख जो एक डरावने सच की तरफ ले जाती है। आइए जानते हैं उस भूख का खौफनाक राज इस हॉरर स्टोरी से। मैं इंस्पेक्टर तमसदेव हूं। भिलाई पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूं पिछले 20 सालों से। बहुत कुछ देखा, कई केस सुलझाए, लेकिन जो केस मेरे सामने उस सुबह आया उसने मेरी नींदें छीन ली। सुबह का वक्त था, अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि वायरलेस पर मैसेज आया। भिलाई से करीब 25 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बसे पुराने डाक बंगले के पास 2 लाशें मिली हैं। जैसे ही ये सुना, मेरे भीतर एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मैंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया और हम पुलिस वैन से निकल पड़े। वह रास्ता वीरान और खौफ से भरा था। रास्ते में सिपाही चिराग ने बताया कि गांव वालों का कहना है कि वो डाक बंगला मनहूस है। मैंने मन ही मन सोचा, अंधविश्वास के जाल में फंसे लोग हर हादसे में भूत ढूंढ लेते हैं। जब हम मौके पर पहुंचे तो सामने का मंजर रूह कांपा देने वाला था। एक युवक और एक युवती की क्षत विक्षत लाशें पड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा हो। गर्दनों पर दांतों के गहरे निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उन्हें नोचा हो। चिराग मेरे कान में फुसफुसाया, सर, ये इंसानी दांतों के निशान नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे झिड़का, कानून अंधविश्वास पर नहीं, सबूतों पर चलता है। फोरेंसिक को बुलाओ। तभी एक बुजुर्ग आदिवासी नकुल काका सामने आया और बोला, साहेब, ये कोई साधारण मौत नहीं है। इस डाक बंगले में बुराई का वास है। 20 साल पहले भी 2 खून हुए थे, तब भी खून सने बर्तन मिले थे। मैंने उसकी बातों को हंसी में उड़ाया। तभी भीड़ से निकलकर एक अजीब सा आदमी सामने आया। चेहरे पर चेचक के दाग, गले में मानव खोपड़ियों की माला, लाल आंखें। वो बोला, मैं हूं तांत्रिक पिशाच देव और ये हत्याएं इसी बंगले की पिशाच आत्माओं का काम है। मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। चिराग, इसे गिरफ्तार करो। भोले भाले आदिवासियों को डराकर अपना धंधा चला रहा है ये पाखंडी। चिराग ने उसे हथकड़ी पहनाई और हम उसे लेकर वैन की ओर बढ़ गए। मगर जाते जाते उसने कहा, मेरे न होने पर ये आत्माएं और लाशें छोड़ जाएंगी। इंस्पेक्टर तमसदेव, तब तुम पछताओगे। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। हम सबूतों की दुनिया के लोग हैं, तंत्र मंत्र और पिशाचों की नहीं। मगर मुझे क्या पता था, ये कहानी वहीं खत्म नहीं। मैंने तांत्रिक पिशाच देव को वैन में बैठा दिया। उसकी आंखें जैसे मुझे चीरती हुई अंदर झांक रही थीं। इंस्पेक्टर साहब, उसने धीमे पर तीखे स्वर में कहा, ये केस तुम्हारा आखिरी हो सकता है। मैंने नजरें फेर लीं, मगर उसके शब्द मन में गूंजते रहे। वैन धीरे धीरे
जंगल से बाहर निकल रही थी। पीछे देखा तो आदिवासी चुपचाप अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी निराशा और डर था, जैसे वो जानते थे कि जो हुआ है वो बस शुरुआत है। रास्ते में मैंने सिपाही चिराग से कहा, जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आए मुझे तुरंत सूचित करना, और हाँ, उस डाक बंगले की हिस्ट्री खंगालो। चिराग ने सर हिलाया, पर उसके चेहरे पर भी संशय था। सर, अगर नकुल काका और पिशाच देव की बातें सच हुई तो? चिराग, मैंने सख्ती से कहा, हम पुलिस वाले हैं, तर्क और विज्ञान के आदमी। डर से नहीं, हिम्मत से काम करते हैं। हम थाने पहुंचे तो रात के 7 बज चुके थे। मैंने तांत्रिक को लॉकअप में डालने का हुक्म दिया। जाते जाते उसने फिर कहा, अब देखना, जैसे ही अमावस पास आएगी भूख जागेगी, और तब इंसान की खाल भी उसे न बचा पाएगी। मैंने उसे नजरअंदाज किया, मगर वो रात वो अजीब सी थी। थाने में बैठा फाइल पढ़ ही रहा था कि अचानक वायरलेस पर मैसेज आया, फॉरेंसिक टीम डाक बंगले से दोनों शवों को लेकर निकल चुकी है। मैं संतुष्ट हुआ, मगर उसी वक्त एक और खबर आई जिसने मेरी रूह कंपा दी। सर, चिराग ने दौड़ते हुए कहा, गांव के पास वाली सड़क पर एक स्कॉर्पियो खड़ी मिली है। उसमें 4-5 लोग हथियारों से लैस थे, लेकिन वहां कुछ तांत्रिकों ने उन पर हमला कर दिया। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ सर, और वो तांत्रिक कुछ नक्शे और तांत्रिक पूजा की बातें कर रहे थे। लगता है डाक बंगले में कोई खजाना या राज छुपा है। अब मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। एक और 2 ताजा कत्ल, दूसरी ओर तांत्रिक पिशाच देव की भविष्यवाणी, और अब खून से सनी तांत्रिक पूजा की तैयारियां। ये सब क्या इत्तेफाक था या कोई गहरी साजिश? मैंने तय किया, कल सुबह खुद उस डाक बंगले पर वापस जाऊंगा। इस बार हर परत को खोलकर रहूंगा। रात गहराने लगी थी और मैं जानता था कि अगली सुबह मेरे लिए सिर्फ तहकीकात नहीं, शायद एक युद्ध की शुरुआत होगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गया। रात भर नींद आंखों से गायब थी। तांत्रिक पिशाच देव की बातें, आदिवासियों की डर से कांपती आंखें, और जंगल की वो वीरान खामोशी, सब कुछ किसी आने वाली तूफानी साजिश का संकेत दे रहे थे। मैंने थाने पहुंचते ही चिराग को बुलाया। मखाना के बारे में कुछ पता चला? मैंने पूछा। हाँ सर, उसने एक फाइल बढ़ाते हुए कहा। मखाना पहले नक्सली संगठन से जुड़ा रहा है, बाद में अचानक गायब हो गया। अब कुछ खुफिया इनपुट्स बता रहे हैं कि वो तांत्रिकों के एक गुप्त समूह से जुड़ चुका है। मैंने फाइल में नजर डाली। पुराने केस, हथियार तस्करी, काली तांत्रिक क्रियाएं, और एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। विट्ठल माथुर का नाम, वही आदमी जिसके नाम पर वो डाक बंगला रजिस्टर्ड था। क्या ये वही विट्ठल माथुर है जो 20 साल पहले रायपुर चला गया था? मैंने पूछा। जी सर, वही। और हैरानी की बात यह है कि उस डाक बंगले के नीचे सुरंग और खजाने की अफवाहें भी सालों पुरानी हैं। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। वो हत्या, वो खून से सने कटोरे, फिर मखाना और उसके आदमी, और अब तांत्रिकों की टोह। मैंने ठान लिया, अब कोई इंतजार नहीं। चिराग, फौरन टीम तैयार करो, हथियार साथ रखो
और जंगल की तरफ चलो। मुझे खुद देखना है कि उस डाक बंगले में आखिर हो क्या रहा है। हम 2 गाड़ियों में निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। आदिवासी गांव पीछे छूट चुका था। अब बस जंगल का घना अंधेरा और कभी कभी आती अजीब सी गंध हमारे साथ थी। डाक बंगला अब सामने था, वही जंग लगे फाटक, और उसके पार सन्नाटे में डूबा वो टूटा फूटा भवन जो अब मुझे खाली नहीं, जागते हुए लग रहा था। जैसे ही हम भीतर घुसे, अचानक हमें एक फटी हुई किताब मिली। उसमें खून के छींटे थे और कुछ श्लोक संस्कृत में। चिराग ने बताया, ये तांत्रिक ग्रंथ है सर, इससे किसी विशेष पूजा की तैयारी की गई होगी। इसी दौरान मैं उस कमरे की ओर बढ़ा जहां 2 प्रेमियों की लाशें मिली थीं। वहां जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ खोदने की कोशिश की हो। चिराग, टॉर्च इधर लाओ। मैंने जमीन छूकर देखा, नरम थी, शायद कोई तहखाना। तभी झाड़ियों की ओर से एक हलचल हुई। कौन है वहां? मैंने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक झलक दिखी। खूनी चादर में लिपटा शख्स। मखाना। मैंने बंदूक निकाली, पर वो झट से अंधेरे में गायब हो गया। वो यही है चिराग, मखाना अभी भी यही है, और वो कुछ ढूंढ रहा है। खजाना नहीं, शायद वो प्राचीन पिशाची शक्ति जिसे कोई जगह न दे। अब यह मामला सिर्फ हत्या नहीं था, यह था भूख का, जिसे इंसान नहीं, अंधकारित आत्माएं महसूस करती थीं। जैसे ही मखाना की झलक आंखों से ओझल हुई, मैं एक पल को स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर जो भाव था, वो डर नहीं था, वो गुस्सा भी नहीं था, वो कोई और ही पागलपन था, जो इंसान की भूख से नहीं, किसी और अंधेरी ताकत से जन्मा था। चिराग, मैंने धीमे स्वर में कहा, हमें उस तहखाने को खोलना ही होगा। मखाना जिस चीज की तलाश में है, वो यहीं कहीं है, और अगर हम देर कर गए तो न जाने क्या अनहोनी घटे। हमने तुरंत फावड़े मंगवाए और उसी जगह खुदाई शुरू कर दी जहां जमीन नरम थी। करीब 30 मिनट की मेहनत के बाद एक लोहे का ढक्कन सामने आया। उस पर अजीब निशान खुदे थे, कोई तांत्रिक चिन्ह जो सामान्य आदमी के पल्ले न पड़े। चिराग ने पूछा, सर क्या खोलें इसे? मैंने सिर हिलाया। ढक्कन जैसे ही उठाया गया, एक अजीब बदबूदार हवा का झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे सदियों से कोई बंद कमरा पहली बार सांस ले रहा हो। हम नीचे उतर गए। पत्थर की सीढ़ियां, दीवारों पर टपकता पानी, और कहीं कहीं खून जैसे सूखे दाग। वहां नीचे एक कमरा था, पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक लोहे का संदूक और एक भारी किताब जो किसी पुराने ताम्रपत्र के जैसे लग रही थी। मैंने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज, सोने की मूर्तियां और एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, मैं विट्ठल माथुर, इस बंगले का उत्तराधिकारी, इस खजाने को छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि इसकी रक्षा अब मुझसे नहीं हो सकती। पिशाच की भूख अब मुझ पर हावी होने लगी है। जिसने भी यह खजाना पाया वह याद रखे, यह संपत्ति नहीं, श्राप है जिसे जगाना मौत को दावत देना है।
मेरे हाथ कांप गए। यह कोई साधारण खजाना नहीं था। यह वही चीज थी जिसकी भूख मकाना और उसके तांत्रिकों को दीवाना बना रही थी। सर, चिराग ने मेरी सोच तोड़ी। कमरे की दीवार पर खून से कुछ लिखा है। हमने टॉर्च डाली। दीवार पर लिखा था, भूख जो शरीर नहीं आत्मा से जुड़ी है, इसे जगाओगे तो खुद मिट जाओगे। मैंने तुरंत उस चिट्ठी और किताब को उठाया और कहा, चिराग, ये सब फॉरेंसिक को भेजो और तहखाने को फिलहाल सील कर दो। हम ऊपर लौटे तो देखा आसमान पर बादल छा चुके थे। सूरज जैसे डर से छिप गया था। डाक बंगले की दीवारें अब और भी भारी लगने लगी थीं, जैसे ये जगह सांसें ले रही हों। मेरे भीतर एक सवाल गूंज रहा था, क्या विट्ठल सच में इस पिशाच से भागा था या उसने खुद उस भूख को जन्म दिया था? और जवाब शायद अब मखाना के पास था, जो इस खेल का मोहरा नहीं राजा बनना चाहता था। उस रात जब हम तहखाने को सील कर लौटे, मेरे जहन में वही बातें घूमती रहीं। विट्ठल माथुर की चिट्ठी, खून से लिखी दीवारें और मखाना की भूखी आंखें। मैंने रायपुर पुलिस मुख्यालय को तहखाने की रिपोर्ट भेज दी, लेकिन मुझे पता था ये मामला अब कानून से आगे निकल चुका है। उधर जंगल के उस घने हिस्से में जहां मोबाइल सिग्नल भी डर से भाग जाते हैं, मखाना और उसके लोग एक टूटी फूटी कुटिया के सामने रुक चुके थे। उस कुटिया से लाल रंग की रोशनी झलक रही थी और अंदर से अजीब सी धुनें, जैसे कोई बांसुरी नहीं, आत्माओं की चीखें हों। मुझे बाद में आदिवासी मुखबिर ने बताया था कि उन्होंने मखाना और बाकी तांत्रिकों की बातचीत सुनी थी। एक मोटी सी जटाजूट तांत्रिक औरत, जिसे सब शमशान देवी की सेविका कहते थे, गुफा से बाहर आई और गरज कर बोली, मखाना, आज रात तांत्रिक यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। अमावस सिर पर है। अगर इस बार चूक गए तो डाक बंगले की पिशाचिनी आत्मा बेकाबू हो जाएगी। मखाना ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुमाता, इस बार कोई चूक नहीं होगी। खजाने का नक्शा हमारे पास है। अगले अमावस की रात हम उसी पिशाचिनी आत्मा को बांधेंगे और फिर विट्ठल माथुर का छुपाया हुआ रहस्य हमारा होगा। और इंस्पेक्टर? सेविका ने पूछा। मखाना की आंखों में एक भयावह मुस्कान थी। वो पुलिसिया अपनी मौत को खुद आमंत्रण भेज चुका है। अगली अमावस तक उसे भी एक बलि की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस गुप्त सभा के बारे में मुझे अगली सुबह ही पता चला, जब नकुल काका ने मुझे चुपचाप बुलाकर एक टूटा फूटा स्केच थमाया, तांत्रिक कुटिया का नक्शा। बबुआ, नकुल काका बोले, ये जादू टोने का खेल नहीं है। ये भूख अब जाग चुकी है। पिशाचिनी आत्मा अब किसी तांत्रिक के वश में नहीं है। अगर समय रहते बंगले की आत्मा को शांत न किया गया तो ये जंगल लाशों से पट जाएगा। मैंने नक्शा जेब में रखा और नजरें आसमान की ओर उठाईं। काली घटाएं मंडरा रही थीं और अगली अमावस में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था।